इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें पसंद करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही नाम की गहराई में उतरने वाले हैं, एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विचारधारा और कह सकते हैं सत्ता की भूख ने पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया। हाँ। हमारे पास जो सोर्स हैं वो उसके जीवन की कई परतें खुलते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये समझें कि एक आम सा दिखने वाला इंसान आखिर एक इतना क्रूर तानाशाह कैसे बन गया। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये उन परिस्थितियों का विश्लेषण है, वो हालात जो किसी भी समाज में तानाशाही को जन्म दे सकते हैं। मतलब हिटलर कोई आसमान से नहीं टपका था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे बनाने वाले हालात थे, समाज की भावनाएं थीं, और जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं तो शायद हम आज के दौर के खतरों को पहचानने में ज्यादा सक्षम हो पाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उसके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। सोर्स हमें बताता है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। जी। उसका एक बड़ा सपना था, वो एक आर्टिस्ट, एक चित्रकार बनना चाहता था। लेकिन उसकी जिंदगी का शायद पहला बड़ा झटका यहीं लगा। उसे एडमिशन नहीं मिला। हाँ, उसे वियना के प्रतिष्ठित कला विद्यालय में दाखिला नहीं मिला, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। ये बात मुझे बहुत चौंकाती है। एक आदमी जो कला में पूरी तरह नाकाम रहा, वो आगे चलकर लाखों लोगों को अपनी बातों से मोह लेता है। इस असफलता ने उसके अंदर क्या बदला होगा? और सोर्स यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पैटर्न की ओर इशारा करता है। देखिए, जब किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा समाज की हकीकत से टकराती है तो उस टकराव से निकली ऊर्जा या तो रचनात्मक हो सकती है या फिर विनाशकारी। और हिटलर के मामले में ये विनाशकारी साबित हुई। हाँ, उसने अपनी नाकामी को अपनी कमी मानने के बजाय उसे पूरे सिस्टम के खिलाफ एक हथियार बना लिया। उसके अंदर एक गहरी हीन भावना, मतलब एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ गया, और उसने अपनी हर विफलता के लिए बाहरी दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। मैं नाकाम नहीं हुआ, मुझे नाकाम किया गया, ये सोच उसके जहन में घर कर गई। बिल्कुल। और यही सोच एक सार्वजनिक त्रासदी की नींव रखती है। और इस नफरत और गुस्से के बीज को फलने फूलने का मौका मिला पहले विश्व युद्ध के दौरान। सोर्स के मुताबिक हिटलर जर्मन सेना में एक सैनिक के तौर पर शामिल हुआ। जी। युद्ध में जर्मनी की बहुत अपमानजनक हार हुई। वर्साई की संधि ने तो देश की जैसे कमर ही तोड़ दी थी। आर्थिक जुर्माना, जमीन छिन जाना, सेना पर पाबंदियां। उस वक्त पूरे जर्मनी में हताशा और गुस्से का माहौल था। एक अपमानित समाज को ना एक आसान दुश्मन की तलाश होती है। और हिटलर ने लोगों की इसी भावना को पकड़ा। हाँ, उसने हार का ठीकरा यहूदियों पर और उन नेताओं पर फोड़ा जिन्हें वो नवंबर के अपराधी कहता था। यहीं पर यह बलि का बकरा बनाने की जो अवधारणा है वो बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। उसने यहूदियों को जर्मनी की हर समस्या की जड़ बता दिया। सब कुछ, आर्थिक संकट, राष्ट्रीय अपमान, सब कुछ। और देखिए, ये विचार कोई नया नहीं था। यूरोप में यहूदी विरोध की जड़ें सदियों पुरानी थीं। हिटलर ने बस उस पुरानी नफरत को नए सिरे से भड़काया। लेकिन एक सवाल उठता है, जर्मनी में और भी तो अल्पसंख्यक समूह थे। सोर्स इस बारे में क्या बताता है कि हिटलर और नाजी पार्टी ने विशेष रूप से यहूदियों को ही अपनी नफरत का केंद्र क्यों बनाया? सोर्स में इसकी 2-3 मुख्य वजहें सामने आती हैं। पहली, यहूदी समुदाय आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सफल था, तो उनसे जलन और अविश्वास का माहौल बनाना आसान था। अच्छा। दूसरी, उनकी एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान थी, जिससे उन्हें बाहरी या पराया के तौर पर पेश करना बहुत सरल था। और तीसरी, जैसा मैंने कहा, यहूदी विरोध का जहर यूरोप में पहले से मौजूद था। हिटलर ने बस उस जहर को अपनी राजनीति का मुख्य हथियार बना लिया। तो उसके मन में नफरत और एक दुश्मन की तस्वीर साफ हो चुकी थी। लेकिन एक अकेले निराश सैनिक की सोच और एक राजनीतिक आंदोलन में तो बहुत फासला होता है। बहुत बड़ा फासला। उसने ये दूरी कैसे तय की? वो राजनीति की दुनिया में कैसे आया? 1919 में उसने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन की जो बाद में नाजी पार्टी बनी, और यहीं पर उसकी एक छिपी हुई प्रतिभा दुनिया के सामने आई। भाषण देने की कला। हाँ, उसकी अविश्वसनीय कला। सोर्स बताता है कि वो कोई महान बुद्धिजीवी या रणनीतिकार नहीं था, लेकिन वो भीड़ की नब्ज पहचानता था। वो जानता था कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। उसके भाषणों में तर्क से ज्यादा भावनाएं होती थी। बिल्कुल। गुस्सा, डर, गर्व और बदला। क्या सोर्स ये बताता है कि उसके भाषणों में ऐसा क्या जादू था जो तर्क पर इस तरह हावी हो गया? हाँ, ये सच है कि उसकी भाषण कला में दम था। पर सोर्स एक और दिलचस्प पहलू पर जोर देता है। ये सिर्फ भाषणों का खेल नहीं था। तो फिर और क्या था? नाजी पार्टी में जमीनी स्तर पर एक सामुदायिक माहौल बनाया।
सूप किचन चलाना, युवाओं के लिए ग्रुप बनाना, विशाल रैलियां और परेड करना, ये चीजें लोगों को एक दूसरे से और पार्टी से जोड़ती थी। अच्छा, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिया। एकदम सही। उन्होंने लोगों को सिर्फ एक नेता नहीं दिया, बल्कि एक पहचान और अपनेपन का एहसास दिया, जो उस टूटे हुए देश में बहुत बड़ी बात थी। ये हैरान करने वाली बात है। और इसी के दम पर वो 1933 में चांसलर बन गया। लेकिन उस समय जर्मनी एक लोकतंत्र था, तो एक चांसलर रातों रात तानाशाह कैसे बन सकता है? सोर्स यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द का इस्तेमाल करता है, लोकप्रिय अधिनायकवाद या पॉपुलर अथॉरिटेरियनिज्म। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। कोई तानाशाह लोकप्रिय कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि हिटलर ने लोकतंत्र के ही औजारों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खत्म किया। चांसलर बनते ही एक घटना हुई, जर्मन संसद में आग लग गई। और उसने इसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगा दिया। हाँ, और आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके तहत उसने नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सब खत्म। ये तानाशाही की तरफ पहला और सबसे निर्णायक कदम था। और फिर उसने नियंत्रण का एक पूरा जाल बिछा दिया। जी, सोर्स के मुताबिक अखबार, रेडियो, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ नाजी सरकार के नियंत्रण में आ गया। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता था कि हिटलर ही जर्मनी का उद्धार करेगा। और जो इस विचारधारा से सहमत नहीं था, उसका क्या हुआ? उनके लिए थी गेस्टापो, यानी खुफिया पुलिस। ये सिर्फ एक पुलिस फोर्स नहीं थी, ये खौफ का एक औजार थी। डर का माहौल बना दिया गया। हाँ, ऐसा माहौल कि पड़ोसी को पड़ोसी पर शक होने लगा। लोग सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने से डरते थे। हजारों राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया या मार दिया गया। और ये सब हुआ प्रचार की आड़ में। बिल्कुल। हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स का मानना था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, और उन्होंने यही किया। हिटलर की एक मसीहा वाली छवि बनाई गई। और इसी नियंत्रित माहौल में उसने अपनी सबसे भयानक सोच को जमीन पर उतारा, जिसे हम हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था। नहीं, ये एक सुनियोजित नरसंहार था। लाखों यहूदियों को उनके घरों से निकालकर यातना शिविरों यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। इन शिविरों की हकीकत को तो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ नफरत का नतीजा नहीं था सोर्स, इसे एक औद्योगिक स्तर पर किया गया नरसंहार कहा जाता है। औद्योगिक स्तर पर? हाँ, सोचिए, एक पूरी सरकारी मशीनरी, पुलिस, सेना, नौकरशाही, यहाँ तक कि रेलवे सिस्टम, लाखों निर्दोष लोगों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने में लगी हुई थी। लोगों को पहले यहूदी बस्तियों में इकट्ठा किया गया, फिर मालगाड़ियों में जानवरों की तरह भरकर इन शिविरों में लाया गया। वहां उनसे मजदूरी करवाई गई। और जब वे कमजोर पड़ गए तो उन्हें गैस चैम्बरों में मार दिया गया। ये सब कुछ इतनी बेरहमी और इतने ठंडे दिमाग से किया गया, जो इसे इतिहास का सबसे भयावह अपराध बनाता है। और सिर्फ यहूदी नहीं, रोमा, विकलांगों, समलैंगिकों और राजनीतिक विरोधियों समेत लाखों लोगों को इस वैश्वीपन का शिकार बनाया गया। जी। और ये सब हो रहा था जब हिटलर अपनी एक और महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगा था, पूरी दुनिया पर राज करने की। यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1939 में पोलैंड पर हमला। हाँ, और शुरुआत में ऐसा लगा कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी सेना ने ब्लिट्जक्रीग नाम की एक रणनीति अपनाई। बिल्कुल, जिसका मतलब था बिजली की रफ्तार से युद्ध। बिल्कुल। सोचिए, टैंक, हवाई जहाज और सैनिक एक साथ एक ही लहर में दुश्मन पर टूट पड़ते थे। इसी रणनीति से उसने फ्रांस जैसे बड़े और शक्तिशाली देश को भी कुछ ही हफ्तों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन जीतों ने उसके अहंकार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया होगा। बिल्कुल, और सोर्स इसे साम्राज्यवादी अहंकार या इंपीरियल ओवर रीच कहता है। यही उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की। एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध छेड़ दिया। हाँ, 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। वो रूस की बर्फीली सर्दी और उसके विशाल आकार का अंदाजा नहीं लगा पाया। उसकी सेना वहां बुरी तरह फंस गई। और उसी साल अमेरिका के खिलाफ भी युद्ध। जी, उसने एक साथ दुनिया की 2 सबसे बड़ी औद्योगिक और सैन्य ताकतों से दुश्मनी मोड़ ले ली। यहां रणनीति से ज्यादा उसका घमंड हावी हो गया था। और यहीं से उसके अंत की शुरुआत हुई। 1945 तक आते आते जर्मनी की हार साफ नजर आने लगी थी। देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। शहर मलबे में तब्दील हो चुके थे, सेनाएं बिखर चुकी थी, और दुश्मन की सेनाएं राजधानी बर्लिन के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। जिस 1000 साल के साम्राज्य का उसने सपना देखा था, वो सिर्फ 12 सालों में राख हो गया। उसके अंतिम दिन उसके शुरुआती अहंकार के ठीक विपरीत थे। वो बर्लिन में जमीन के नीचे एक बंकर में छिपा हुआ था, हताश, बीमार और अपनी हार मानने को तैयार नहीं।
सोर्स में जिक्र है कि वो तब भी नक्शों पर उन सेनाओं को आदेश दे रहा था जो असल में बची ही नहीं थी। हाँ, ये दिखाता है कि तानाशाही का अंत अक्सर कितना विनाशकारी और दयनीय होता है। वो अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया में कैद हो गया था। और अंत में 30 अप्रैल 1945 को जब सोवियत सेना कुछ ही मीटर की दूरी पर थी, हिटलर ने आत्महत्या कर ली। एक ऐसा अंत जो उसके कर्मों का ही नतीजा था। उसकी मौत के कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और यूरोप में इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध समाप्त हो गया। हिटलर का अंत हमें एक बड़ी बात सिखाता है। नफरत और विनाश पर बनाया गया कोई भी साम्राज्य या विचारधारा आखिरकार खुद ही ढह जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में वो मानवता पर एक ऐसा जख्म छोड़ जाती है जिसे भरने में सदियां लग जाती हैं। करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। बात है। इतिहास को याद रखना सिर्फ एक अकेडमिक अभ्यास नहीं है, ये एक चेतावनी है ताकि हम उन गलतियों को फिर से ना दोहराएं। सही कहा। और हमारा सोर्स हमें इतिहास से सीखने की सलाह देता है। तो इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी। आज के दौर में जब हम अपने समाज या दुनिया की राजनीति को देखते हैं, तो क्या हमें इतिहास के वही पुराने संकेत फिर से दिखाई देते हैं? नफरत फैलाने वाले भाषण, किसी एक समुदाय को सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराना, मीडिया पर नियंत्रण करने की कोशिशें। वे कौन सी चेतावनियां हैं जिन्हें पहचान कर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतिहास का वो भयावह अध्याय फिर कभी न दोहराया